हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे एनसीपी जो कि अनकॉन्शियस पेशेंट का होगा और एमएस नर्सिंग के सब्जेक्ट में आप ये बनाओगे। और जो एनसीपी के फॉर्मेट हैं वो आप लोग जानते हो, मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा अपलोड करे हुए हैं मैंने नर्सिंग केयर प्लान के फॉर्मेट, चाहे वो मेंटल हेल्थ का हो या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एमएस नर्सिंग का, पीडियाट्रिक का, गायनेकोलॉजी, सभी का है। जो जिनको नए व्यूवर्स हैं हमारे, उनको नहीं पता, वो लोग देख लो। आज की वीडियो में मैं आपको बस नर्सिंग डायग्नोसिस और इंटरवेंशन दिखा दूंगी, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि अगर अनकॉन्शियस पेशेंट आपको मिल जाता है तो उसका केयर प्लान आप कैसे बनाओगे और कैसे नर्सिंग प्रोसेस बनना चाहिए, उसका क्या नर्सिंग डायग्नोसिस उसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट जब आप करोगे तो असेसमेंट भी आपको करना होगा उसमें पेशेंट का। बाकी ये तो आंसर है एक क्वेश्चन का कि भाई नर्सिंग मैनेजमेंट आप कैसे करोगे। पहले आपने लिख दिया कि अनकॉन्शियस पेशेंट क्या होता है, जो कि अनअवेयर होता है ऑफ बोथ सेल्फ से एंड एक्सटर्नल सराउंडिंग एंड अनेबल टू रिस्पॉन्ड मीनिंगफुली टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कुछ भी अगर बाहरी रिस्पॉन्स उसको दें, उसको टच करें या उसको उठाने की कोशिश करें, तो वो अनकॉन्शियस पेशेंट अनअवेयर है, उसे कुछ पता नहीं है, ना ही वो उठने वाला है और वो अपनी सेल्फ सेल्फ केयर नहीं कर सकता है। फिर आप लोग को थोड़ा अपना गोल वगैरह तो बनाना ही है कि जितने भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट में वो हमें प्रिवेंट करने। साथ में असेसमेंट आप क्या करोगे, एयरवे वाइटल साइन, आईसीपी और प्यूपिल रिस्पॉन्स। आप टॉर्च से देखोगे कि वो रिएक्टिंग है या फिर नहीं है, या फिर वो बाकी रिएक्शन देखने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि डायलेट तो नहीं है, ये सब चीज़ें। असेसमेंट करोगे एबीसी यानी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन जो होता है, साइन फॉर assess for signs of like etiology, ट्रॉमा, टॉक्सिन, टॉक्सिक इन्फेक्शन, इस्चीमिया, ट्यूमर। तो ये चीज़ें असेस करना है आपको। एग्जामिनेशन करना है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन अनकॉन्शियस पेशेंट में ज़रूरी होता है, और ईईजी भी हमको करना चाहिए। तो ये चीज़ें असेसमेंट के अंदर आएंगी। आप डायग्नोज क्या बनाओगे, ठीक है, वो आप देखो। अनकॉन्शियस पेशेंट जब आपको मिल जाएगा तो उसका नर्सिंग केयर प्लान कुछ इस तरह बनेगा। पहला नर्सिंग डायग्नोसिस है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स। ठीक है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है तो उसका जो गैग रिफ्लेक्स होता है वो भी लॉस हो चुका है और एयरवे भी क्लियर नहीं है। तो पेशेंट का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, उसे बिल्कुल स्टेट आप सुपाइन नहीं लिटाओगे। कम से कम आप उसको सुपाइन तो लिटाना ही नहीं चाहिए, थोड़ा सा उनका जो नेक है वो एक्सटेंड होना चाहिए। अपराइट पोजीशन पेशेंट को देनी है, यानी कि जो फॉलोअर पोजीशन होती है, सेमी फॉलोअर, वो रखनी है। 30 डिग्री, 45 डिग्री ऐसा उनको रखना चाहिए। बाकी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू अनकॉन्शियसनेस, तो पानी की भी कमी शरीर में आएगी पेशेंट की, क्योंकि वो खुद से माउथ से तो लेता नहीं है, इसलिए। उसके बाद अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनेबिलिटी टू ईट। तो वही बात इसमें भी हो गई कि न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका डाउन चला गया है, उसका न्यूट्रिशन अल्टर्ड है, क्योंकि वो माउथ से तो ले ही नहीं सकता। पेशेंट अनकॉन्शियस है तो कहाँ से वो लेगा, तो एनजी ट्यूब से जितना जा रहा है उसको वही जा रहा है। फिर अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट है इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू इमोबिलिटी। ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है आपको कि पेशेंट लेटा ही रहेगा बेड पे तो उसकी स्किन प्रॉब्लम्स उसको शुरू हो जाएंगी, बेड सोर भी हो सकता है अगर ध्यान ना दिया जाए। बाउल इनकॉन्टिनेंस रिलेटेड टू इनेबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू नॉर्मल इवैक्यूएशन। अभी कई बार पेशेंट को क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि वो उसकी मूवमेंट ही नहीं है, वो चल फिर ही नहीं रहा, तो उसको फिर कहाँ से मोशन होगा, कहाँ से वो, कैसे वो स्टूल पास करेगा। ठीक है, तो उसके लिए उसको काफ़ी ज़्यादा बार हमको अनीमा भी देना पड़ता है अनकॉन्शियस पेशेंट में। और जैसे लूज सिरप होती है, जो भी लैक्सेटिव होते हैं, वो सपोजिटरी वगैरह देना पड़ जाता है। तो अल्टर्ड न्यूट्रिशनल रेस्ट बॉडी रिक्वायरमेंट ये हमारा हो गया था। सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू अनकॉन्शियसनेस, ये भी बात हो गई थी। सेल्फ केयर में आपको ही उनको केयर देनी पड़ेगी, ठीक है, वो खुद से सेल्फ केयर नहीं कर सकते, एक्टिविटी इंटॉलरेंस है, चल फिर नहीं सकते वो। और पोटेंशियल टू अल्टर्ड स्किन इंटेग्रिटी है, पोटेंशियल टू कॉम्प्लिकेशंस, तो ये तो इजी हैं। अब आपने ये तो देख लिया कि भाई ये डायग्नोसिस हम अनकॉन्शियस पेशेंट में डाल सकते हैं। इसके बाद हमें गोल बनाना होता है, इंटरवेंशन, यानी कि कुछ प्लान बनाने होते हैं कि हम पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उन्हें कैसे हम कम कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लिकेशन से हम। फिर वही चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते हैं और लास्ट में अपना नतीजा देखते हैं कि इतना सब करने के बाद, इतना प्लान करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें क्या कुछ रिजल्ट मिला है। इवैल्यूएशन उसी को कहते हैं लास्ट में।
तो जैसे कि पहला हमने था डायग्नोस बनाया था इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस का, तो इसका आप इंटरवेंशन क्या करोगे इस वाले का? देखो ये वाले का इंटरवेंशन हम कर रहे हैं, इसका इंटरवेंशन होगा कुछ इस तरह से, मेंटेनिंग एन एयरवे क्लियरेंस। तो ये आप गोल लिख लोगे, अपना गोल आपको मिल गया, ऑब्जेक्टिव आपको मिल गया ना, गॉड नहीं है ये, गोल लिखा है मैंने, किसी को पढ़ा ना जाए। गोल हम लोग बनाएंगे कि पोजीशनिंग हमको देना है पेशेंट को, ठीक है। एयरवे भी आप इंसर्ट कर सकते हो, अगर लगता है आपको कि एयरवे डालने की ज़रूरत है तो एयरवे हम लोग करेंगे। नेज़ल एयरवे और ओरल एयरवे दो तरह से आते हैं, उससे क्या होता है उनका एयरवे मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। बाकी स्क्रीशन जो होती हैं पेशेंट की वो क्लीन करनी होती है, ताकि बस ये प्रॉब्लम क्या है, उनको एयरवे क्लीन करना है उनका, तो जितना भी उनका सक्शनिंग है वो क्लियर करनी होगी। सक्शन मशीन से, सक्शन कैथेटर से हम उसको पेशेंट के एयरवे को क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि कीप द एयरवे फ्री फ्रॉम सक्रीशन विद सक्शनिंग, ये वो बात आ गई जो मैंने आपको पहले बता दी, ठीक है। तो दो इंटरवेंशन हैं, बाकी आप खुद से थोड़ा सा बना लेना, वरना तो बहुत है, इतना इंटरवेंशन आप कर लेते हो। अगर पहला आपका ये हो गया एक इंटरवेंशन, अब दूसरा देखो। दूसरा है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है अभी। फ्लूइड वॉल्यूम का ये आपका पहला था, ये दूसरा वाला इंटरवेंशन है। तो इसका गोल आप लिखोगे मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। कैसे मेंटेन करोगे? उनको आईवी फ्लूइड्स दोगे जैसे कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे कैसे? पेरेंट्रल फ्लूइड के थ्रू। पेरेंट्रल जो कि हम इंट्रावेनस देते हैं वही, उसी को बोलते हैं। और यूरिन आउटपुट भी आपको मेज़र करना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपको यूरिन की जब चेक करते हैं, यूरिन आरएम हम भेजते हैं, उसमें पता लग जाती है कि कम ज़्यादा क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी पेशेंट की वो। और पल्स, बीपी तो हमें देखना ही है, बाकी चीज़ें आपको मेज़र करते रहना चाहिए, साथ साथ वाइटल्स भी। हर एक इंटरवेंशन में ये चीज़ें ऐड होंगी कि पेशेंट की कंडीशन असेस करनी है आपको, पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, वाइटल्स चेक करने हैं। मेंटेन सर्कुलेशन, सपोर्ट द बीपी एंड ट्रीट लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक डिसअरिथमियाज, क्योंकि ऐसे पेशेंट में जो कार्डियक डिसअरिथमिया की प्रॉब्लम होती है उनकी पल्स रेट भी ऊपर नीचे होती रहती है, और ऐसी प्रॉब्लम रहती है तो वो भी आपको मॉनिटर से मेज़र करना होता है। और जो ये इंटरवेंशन है ये भी आप ऐड कर सकते हो, बट ये डायग्नोस ये वाला इसमें ऐड नहीं है। अब जो नेक्स्ट हमारा डायग्नोस है, जैसे कि न्यूट्रिशन के लिए तो आपको वही उनको इनटेक उनका राइल्स ट्यूब से देना होता है हमको। अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर के लिए भी आपको उनका टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, वाइटल्स चेक करने होंगे, अगर उनका फीवर है तो कोल्ड स्पंजिंग करनी है, ये चीज़ इसके अंदर इंक्लूड करेंगे हम। उसके बाद आता है ये वाला इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, ठीक है। ये वाला जब आएगा रिलेटेड टू, इसमें हम ये वाला नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे कि स्किन इंटीग्रिटी आप कैसे मेंटेन करोगे। मेंटेन करना है हमको, कैसे करना है? ड्राई रखना है स्किन को उनकी, ठीक है। उनका पोजीशनिंग चेंज करनी है, टर्न द पेशेंट, ठीक है। कैसे कैसे? हर 2 घंटे में चेंज करनी होती है पोजीशन, ये आपको पता होगा, ताकि उनको इस्चीमिया वगैरह भी ना हो। इस तरह से भी चेंज नहीं करनी, क्योंकि रगड़ जैसे लग जाती है ना, ध्यान से करना होता है सारी चीज़ें। ये होता है देखो, प्रिवेंट इस्चीमिया एंड शेयरिंग, यानी कि छिल जाता है जैसे कि, या फिर रेडनेस सी हो जाती है, वो होता है, और उसकी वजह से बेड सोर भी हो जाते हैं। इसलिए इसमें बताया गया कि रीपोजिशन केयरफुली। बाकी जो ROM एक्सरसाइज होती हैं वो खुद तो कर नहीं सकती, इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट उनकी एक्सरसाइज खुद ही करवाते हैं। उनकी बाजू ऐसे करके यूँ पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं, वो हिला देते हैं, टांगे थोड़ी ऊपर नीचे कर देते हैं, उसके उनकी फिजियो हो जाती है। बाकी जो स्टाफ उनको देख रहा है उनको भी उनका बाकी ऑब्जर्वेशन करते रहना चाहिए। एक ये है कॉर्नियल इंटीग्रिटी मेंटेनिंग, तो इस ये वाला भी आप नर्सिंग डायग्नोस बना सकते हो पेशेंट का। फिर जो नेक्स्ट हमने देखा था वो था अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये वाला अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर, इसके लिए आप क्या इंटरवेंशंस परफॉर्म करोगे कि रिड्यूस फीवर के लिए आप बताओगे, ठीक है। कैसे कैसे करोगे वो भी आपको, एक तो आपको मॉनिटर करना होगा उनका टेम्परेचर, ठीक है। मेंटेन अ कूब एम्बिवेंट टेम्परेचर, और कोल्ड स्पंजिंग इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। एंटीपायरेटिक्स जो पैरासीटामोल होती है वो इसके अंदर आएगी। टैपिड कोल्ड स्पंज बता दिया है। इंटरनल सरफेस कूलिंग, तो कुछ चीज़ें ये आप लिख सकते हो, जो आपको इजी लगे वो आप ऐड करो। पूरा लिखने की नीड नहीं है कि आपको पूरा मैंने जो दिखाया सब बता देना, समझ में भी आना चाहिए, ठीक है।
फिर एक इंटरवेंशन आप यूरिनरी एलिमिनेशन का भी बना सकते हो कि कैसे आप प्रमोट करोगे, कैथेटर का लिख सकते हो इसमें आप। पर ये डायग्नोस नहीं है, मैं सिर्फ डायग्नोस वाले आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट जो हमारा एक डायग्नोस हमने बनाया था वो ये वाला था। हाँ, बाउल इनकॉन्टिनेंस रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू नॉर्मल इवैक्यूएशन, ये डायग्नोस था, है ना। आप लोग ना एनालिस्ट तो जितने मर्जी चाहे कर सकते हो डायग्नोस, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए बस 3 बहुत होते हैं। 3 आप नर्सिंग डायग्नोसिस को एक्सप्लेन कर दो, नर्सिंग प्रोसेस में बना दो, बहुत है। बट हाँ, एनालिस्ट आप 5-6 कर सकते हो, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा है, 11 है देखो, पर आप लोग 3 करोगे तो बहुत है। तो हम बाउल इनकॉन्टिनेंस का देख रहे हैं। उसके लिए आप लोग जो इंटरवेंशंस लिखोगे और गोल बनाओगे वो है प्रमोटिंग बाउल एलिमिनेशन। फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन नहीं है ड्यू टू इमोबिलिटी एंड लेक ऑफ डाइटरी फाइबर। फाइबर जब नहीं डाइट में पूरा जाता तो कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या हो जाती है। फिर प्रोवाइड स्टूल सॉफ्टनर और लेग्जेटिव, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि लेग्जेटिव दिया जाता है जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसके अंदर लूज सिरप भी होती है और काफ़ी सारी होती है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो ये हमें देना होगा पेशेंट को ताकि उनका जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाए। अनीमा भी दे सकते हैं। मॉनिटर फॉर डायरिया रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक एंड एंट्रिक फीडिंग एटीसी। कई बार पेशेंट को डायरिया भी हो जाता है। बाउल एलिमिनेशन में ये नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन होगा, उन्हें डायरिया भी हो सकता है। कई बार कंटिन्यूस बेचारा मोशन में ही रहता है पेशेंट, तो उसको क्लीनिंग भी हमको देखना होता है, ध्यान रखना होता है। और उनकी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उन वजह उससे भी कई बार साइड इफेक्ट होता है उसका, तो वो आपको ध्यान रखना है कि किस वजह से उनको डायरिया हो रहा है, और डॉक्टर को बताना है कि भैया आपकी ये दवाई जो दे रहे हो आप, ये सूट नहीं कर रही है हमारे मरीज़ को। और यूज़ मेटिकुलस स्किन केयर, तो मैंने वही बता दिया कि क्लीन अच्छे से करना चाहिए उनको। जब भी आपको दिखे कि पेशेंट गंदे में है तो क्लीन कर दो, उन्हें डाइपर लगा दो, फिर डाइपर चेंज भी करना होता है। इफ़ पेशेंट हैज़ फिकल इनकॉन्टिनेंस, बार बार उन्हें मोशन पास हो रहा है, स्टूल आ रहा है, लूज स्टूल है, तो क्लीन करना है। ऑस्कल्टेट फॉर बाउल साउंड, पैल्पेट लोअर abdomen फॉर डिस्टेंशन। अगर कहीं abdomen में कुछ डिस्टेंशन यानी बढ़ तो नहीं रहा है पेट, है ना, और ऑस्कल्टेट करना ही है, स्टेथोस्कोप से करते हैं ऑस्कल्टेशन। और बाउल साउंड भी आपको चेक करनी है। तो ये थी आज की वीडियो, थैंक यू। और अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए आप ये बना सकते हो, अडल्ट के लिए है ये, एमएस नर्सिंग में आप बना सकते हो। बाकी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की भी मैं अलग से अपलोड कर दूंगी, वो भी अनकॉन्शियस चाइल्ड की आप बना लो चाहे तो, ठीक है, उसकी मदद से भी आप बना सकते हो। और इस वाले एनसीपी की मदद से भी आप बना सकते हो। पूरा एनसीपी बनाने के लिए फॉर्मेट हमारे चैनल पे है, खुद से बनाने की कोशिश करो। सिर्फ आप ऐसा मत सोचो कि हमको तो बस पूरा फॉर्मेट बना बनाया कॉपी कर लेंगे हम। जब तक आप खुद नहीं बनाओगे तब तक आपको फिर बनाना नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।